हेलो मूवी स्टार फैमिली। 2011 की कोनान द बारबेरियन आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर मार्कस निस्पेल। IMDb रेटिंग 5.1। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और नए दोस्तों चैनल को पक्के से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी शुरू होती है। ये उस समय की बात है जब अटलांटिस का साम्राज्य का सूर्यास्त हो रहा था और आर्यन साम्राज्य का सूर्योदय। काल चक्र ने करवट ली और ऐसा युग प्रारंभ हुआ जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। शुरू हुआ अंधकार युग आखरॉन का, जिसमें भूत सिद्धि और काले जादू अपने चरम पर थी। जब उजागर हुआ पुनर्जीवन का रहस्य, उन्होंने प्राचीनतम शासकों के गड़े मुर्दे खोद डाले और उनकी रीढ़ की हड्डियों के संगम से बनाया एक असीम शक्तियों वाला मुखौटा और उसकी प्रचंड क्रोध को ललायत किया खुद आखरॉन साम्राज्य के वंशज के पवित्र खून से। वो मुखौटा जरिया बना कुछ ऐसे अमंगल शक्तियों का जो उन्हें अपार शक्ति प्रदान कर सकती है जिसे किसी भी इंसान की पहुंच में नहीं होना चाहिए। फिर अपार शक्तियों के साथ शुरू हुआ आखरॉन साम्राज्य का कहर। धरती पर सभ्यता का नामो निशान मिटने लगा। एकमात्र बब्बर जनजातियों का कबीला ही उनके सामने टिका रहा। सालों के लगातार युद्ध के बाद आखिरकार बब्बर जनजाति सक्षम रहे उस मुखौटे को कुचलने में। मुखौटे के कई टुकड़ों में टूटने के बाद हर एक हिस्से को बब्बर जनजातियों के कबीलों के सरदारों में बांट दिया गया, जिन्होंने उसे देश के अलग अलग कोने में ले जाकर दफन कर दिया ताकि ना कभी इन्हें एक किया जा सके और ना फिर कभी ये कहर इस दुनिया में पुनः बरसे। कई सौ साल बीतने के बाद भी एक भविष्यवाणी की गूंज आज भी ठंडी नहीं पड़ी कि एक दिन ऐसा कोई जरूर आएगा जो उस मुखौटे के हिस्से को फिर से जोड़ेगा और उस दिन से दहशत का राज पुनः कायम होगा। कई वर्ष शांतिपूर्वक गुजारने के बाद एक समय उदय हुआ हाइबोरियन युग का, जो कट्टर और हिंसक था। और इसी युग के युद्ध भूमि में जन्म हुआ एक बच्चे का। जब बब्बर जनजातियों के सरदार कोरिन अपने कबीले की रक्षा के लिए गरजते हुए दुश्मनों पर बरस रहा है और वही दुश्मनों के बीच उसकी घायल पत्नी जो खुद एक योद्धा है, उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसे कोनन नाम से पुकार कर वो चल बसी। साल गुजरने लगा और साइमेरियन में कोनन बड़ा होने लगा। अपनी उम्र और कद से बड़े लड़कों से मुकाबला करने लगा। उसे बिना कुछ सिखाए ही वो बस देखकर लड़ाई के हुनर सीखने लगा। उसकी लगन देखकर कोरिन ने उसे छोटी उम्र से ही तलवारबाजी सिखाई। एक दिन वो अभ्यास कर रहा था कि उसे जंगल की तरफ से उसके कबीले की ओर एक आक्रमण होते दिखा। वो खलार कबीले से है। वो तेजी से बढ़ते हुए गांव तक पहुंच रहे हैं। कबीले का मुखिया कोरिन की उन पे नजर पड़ते ही बचावी कदम उठाए गए। एक सुरक्षित घेरा बनाया, मगर दुश्मनों की तैयारी पूरी है और सेना बढ़ी। कोरिन पकड़ा गया। खलार ने कोरिन से कहा, घुटने टेक दो। जैसे बाकी कबीलों ने हार मानकर हमसे हाथ मिला लिया है, तुम भी अपनी हार मान लो। यही वजह है कि उसकी सेना इतनी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि खलार बनने वाला है भविष्य का खुदा। उसने उस प्राचीन मुखौटे के टुकड़े इकट्ठा कर लिए हैं और उसे मालूम है कि उसका आखिरी हिस्सा कोरिन कबीले के पास है। मगर कोरिन को अपनी नहीं, आने वाले कल की चिंता है। वो एक अच्छा मुखिया है और दूर की सोचता है। उसे पता है इसे पाकर इसकी जादुई शक्ति में लोग ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं। कोरिन ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। अपने पिता को तड़पता देख वही छुपकर सब देख रहा कोनन तलवार लेकर दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। उसकी तलवार से एक आदमी की नाक कट गई और खलार के कान को छूकर निकली। उसकी फुर्ती और निडरता देख वो काफी प्रभावित हुआ और उसने दोनों को बंदी बना लिया। अब तक वहाँ चुपचाप बैठी खलार की बेटी मारिक ने कहा, मैं उस आखिरी हिस्से को सूंघ सकती हूँ। वो उसी जगह मौजूद है। जल्दी उन्हें वो मिल गया जिसके लिए वो आए थे। बाप बेटे को जंजीर में जकड़े आग में मरता छोड़ वो वहाँ से निकल गए। कोरिन और कोनन ऐसी स्थिति में है कि कोई एक ही बच सकता है। बेटे को बचाने के लिए कोरिन ने जान की आहुति दे दी। पिता की मृत्यु से ओत-प्रोत जब कोनन बाहर आया, पूरा गांव जलकर राख हो रहा है। ये दुख उस छोटे से बच्चे के मन में जिंदगी भर के लिए गांठ कर गया। समय और गुजरा। कोनन दुनिया के एक किनारे से दूसरे में भटकने लगा। वैलेरियन के किले की ऊंची दीवारों से लेकर गहरे समंदर के लुटेरों तक जिंदा रहने के लिए उसने हर नामुमकिन और मुश्किल रास्ता अपनाया। लेकिन आज तक वो उन आक्रमणकारियों को नहीं ढूंढ पाया जिसने उसकी दुनिया पलट दी। शरीर के जख्म हल्के पड़ गए, लेकिन दिल के अब भी ताजा है। वो जगह जगह भटकने लगा। कुछ अच्छे दोस्त भी बनाए, कई गुलामों को आजाद कराया और एक दिन यूं ही उसे मंजिल का रास्ता मिल गया।
माँ से शिया के एक शराब खाने में। कुछ सैनिक किसी को ढूंढ रहे हैं जिनका सरदार वही आदमी है जिसकी नाक कोनन ने बचपन में काटी थी। उसका नाम लूसियाश है। अब कोनन ने जानबूझकर उसके सैनिकों से दंगे किए और खुद को उन्हें सौंप दिया ताकि वो उस आदमी तक पहुंच सके जिसने उसके पिता कोरिन को मारा। यहाँ सैनिक जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम इलाशान है और वो भी पकड़ा गया। जहाँ उन्हें ले जाया गया वहाँ बड़ी संख्या में गुलामों को रखा है जिनकी हालत बहुत खराब है। लोग जानवरों की तरह ठूसे हुए हैं। अब कोनन ने सैनिकों को मारा और उनके सरदार नाक कटे उस आदमी लूसियाश तक पहुंच गए। जान जाने के भय से उसने सब उगल दिया। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो खलार जिम है जो उस वक्त एक डाकू था, लेकिन आज परछाइयों का वो राजा कहलाता है। उस तक पहुंचने का रास्ता जाता है एक वर्जित जंगल से जहाँ परिंदे भी पर मारने से डरते हैं, और उसके गढ़ का नाम है खलार कल्बा। उसे अब उस मुखौटे के निर्माता आखरौन के शुद्ध रक्त वंश की तलाश है, जिसके बाद उस मुखौटे की शक्तियां उजागर होगी और वो अपनी मरी पत्नी को पुनर्जीवित कर पाएगा। कोनन ने लूसियाश को उसी के गुलामों के हवाले कर दिया और वहां से उस वर्जित जंगल की ओर जाते वक्त इलाशान ने उसे कहा, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जो मैं न खोल सकूं। जरूरत पड़ी तो मुझे चोरों की नगरी अर्गलान में ढूंढना। अब यहाँ दूर शाहीपुर के आश्रम में एक बुजुर्ग फकीर जिसका नाम फैजार है अपनी छात्र टमारा का भविष्य देखने की कोशिश कर रहा है। उसका एक अनजान सफर शुरू होने वाला है। कोई आएगा जो उसे दूर उसके देश ले जाएगा। और यहाँ उस और आ रही है खलार की सेना। उसकी बेटी मारिक हवा में पवित्र खून की गंध को दूर से ही सूंघ सकती है। इधर कोनान भी जहाज के जरिए समुद्री रास्ते से वहाँ का रुख कर चुका है। उसका बहुत अजीज दोस्त आर्टस ने जब सुना कि वो खलार के पीछे जाना चाहता है, उसने आगाह किया उसे उस मौत के सौदागर के बारे में। मगर कोनान के जीवन का मकसद ही है उसका खात्मा, तो फिर यही सही आर्टस ने भी उसके साथ जाने का मन बना लिया। ये लड़ाई मेरी है कहकर कोनान अकेला ही जंगल के रास्ते निकल पड़ा। अब खलार शाहीपुर के आश्रम के दुर्ग में घुस चुका है। गुरु फैजार ने वक्त रहते अपने सहज ज्ञान से टमारा को एक बग्गी में कुछ घुड़सवारों के साथ रवाना कर दिया। जब खलार लड़कियों तक पहुंचा, मारिक ने एक एक के रक्त को चख कर देखा। आखरौन का वंशज इनमें से कोई नहीं है। वहाँ कोनान ने दूर से जब एक बग्गी को कुछ घुड़सवारी सैनिकों के साथ आते हुए देखा, उसे लगा वो खलार है और उसके पीछे लग गया। मगर जब अंदर झांका तो एक लड़की निकली। पीछे से कुछ और घोड़े पे सैनिक उन्हें मारने आ रहे हैं, जिसके सरदार का चेहरा उसे याद है। वो भी खलार के साथ उस दिन था। उसने तमारा को उनसे बचाया। कोनान का युद्ध कौशल देख उसने पूछा, कौन हो तुम? कोनान ने अपने पिता के प्रतिशोध की बात बताई, जिसे सुन वो उल्टे पांव भागा। यहाँ बंदी बना हुआ फकीर फैजार ने खलार से कहा, इन मासूमों को छोड़ दो, ये एक शांति मठ है, हम युद्ध नहीं चाहते। तो खलार बोला, उस वक्त शांति क्यों नहीं मांगी जब हाइबोरियन के लोगों ने मिलकर मेरी पत्नी मलिवा का शिकार कर उसे जिंदा जला डाला था? फैजार ने जवाब में कहा, तुम्हारी पत्नी मारी गई अपने करतूतों की वजह से, क्योंकि उसने काले जादू से हाइबोरियन के लोगों को गुलाम बनाया था, और तुम्हें उसे कोई मोहब्बत नहीं है। तुम उसे बस पुनर्जीवित कर उसकी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर राज करना चाहते हो। उसका मरना उचित था। न तुम कभी राजा बनोगे, ना ही वो दोबारा जीवित हो पाएगी। गुस्से में खलार ने उसे मार डाला। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बताया कि एक लड़की भागी है, जिसके पीछे सेनापति रेमो एक टुकड़ी सेना लेकर गया है। खलार को विश्वास है कि रेमो तमारा को ले आएगा, लेकिन यहाँ रेमो की भागने की कोशिश नाकाम रही और अब वो कोनन का बंदी है। तमारा ने कहा, गुरु फैजार ने तुम्हारी भविष्यवाणी की थी और मुझे हिरकानिया जाने को कहा था। साथ ये भी कहा था कि हमारे रास्ते आपस में मिलेंगे। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? जब कोनान ने पूछा कि खलार को तुमसे क्या चाहिए, इस बारे में वाकई तमारा को कोई जानकारी नहीं, लेकिन तभी रेमो ने चालाकी से कहा, खलार को इसका खून चाहिए। वो 20 सालों से आखरौन के पवित्र वंशज की खोज में है। तुम अगर इसे लेकर उसके पास जाओगे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब यहाँ अकेले में खलार अपनी बेटी मारिक्यो से कह रहा है, उस पवित्र खून से जब मुखौटा का पैमाना भरेगा और मलिवा लौट आएगी, वो नरक लोक के कितने ही राज अपने साथ ले आएगी, और जब वो मेरे साथ खड़ी होगी, पूरी दुनिया मेरे आगे सर झुकाएगी। अब तक सुन रही मारिक्यो बोली, जो माँ कर सकती है वो मैं भी तो कर सकती हूँ। मैं माँ की तरह ही तो हूँ। मारिक्यो को मालूम है कि उसके पिता बहुत करीब है दुनिया के शासक बनने को, और वो भी रानी बनकर राज करना चाहती है, अपनी माँ की जगह लेना चाहती है। मगर खलार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं।
उसका इंतजार खत्म होने को है। अगली सुबह कोनान रेमो को खलार के शिविर में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और साथ एक कपड़े में लपेटा संदेश है। कोनान ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। मारिक्यो उस कपड़े को सूंघकर बता सकती है कि उसमें पवित्र खून की महक है। तमारा उसी के साथ है। अगले दिन खलार गया तो सही, पर अकेला नहीं। मारिक्यो के जादुई रेत से बने सैनिकों से कोनान का सामना हुआ। उन्हें हराने के बाद खलार से उसका आमना सामना हुआ। बेईमान बाप की बेटी ने दूर से कोनान पर जहरीले तीर से निशाना लगाया, जिसका असर तुरंत शुरू हो गया। कोनान मारा जाए इससे पहले वो पहले से तैयार बारूद के ढेर में आग लगाकर विस्फोट का सहारा लेकर भागा और किले से कई फीट नीचे पानी में छलांग लगाई। उसका दोस्त आर्तस जहाज लिए उसका इंतजार कर रहा है। खलार और मारिक्यो हाथ मलते रह गए। ठीक होने के बाद कोनान को बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसके बाप का कातिल इतना नजदीक था और वो कुछ ना कर पाया। आर्तस बोला, तुम ऐसे अकेले हो जो खलार से लड़कर जिंदा लौटा है। पर कोनान का बदला पूरा नहीं हुआ है। उसने आर्तस से कहा, तुम तमारा को जहाँ भी वो जाना चाहती है वहाँ सही सलामत छोड़ाओ और मैं कल वापस खलार के पास जाऊंगा। कोनान ने निकलते वक्त तमारा को एक बार देखा तक नहीं। उन दोनों की बेचैनी आर्तस खूब समझता है। उसने तमारा को एक दिन का समय दिया और कहा, शाम को ये जहाज यहाँ से रवाना होगा। तमारा कोनान के पीछे गई। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और कुछ रोमानी पल साथ बिताए। अब तमारा कोनान को सोता छोड़ जंगल के रास्ते जहाज तक जाने के लिए निकली और वहाँ घात लगाए मारिक्यो उसके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कोनान की आंख खुली और तमारा को वहाँ न देख वो चौंक गया। बाहर जंगल के अस्त व्यस्तता देखते ही वो समझ गया कि तमारा सुरक्षित नहीं है। यहाँ खलार जिम के महल तक पहुँचने के लिए कुछ बंद दरवाजों से गुजरना होता है और ऐसा एक ही इंसान है जिसके पास हर ताले की चाबी है, एलाशान। अब कोनान उसे ढूंढने आर्गलान पहुंचा। एलाशान उसके साथ चलने को तैयार हो गया, मगर मुसीबत हर दरवाजे पर खड़ी है। जैसे तैसे हर खतरे को पार कर उसने कोनान को वहां तक पहुंचा दिया। खलार की सेना कंकाल की गुफा वाली जगह की ओर बढ़ रहे हैं। कोनान ने एलाशान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद कहा और आगे चल पड़ा। वहाँ तमारा को खलार की पत्नी मलिवा की शादी के जोड़े में सजाया गया है, क्योंकि आज ही वो उस खाली सांचे को तमारा के खून से भरेगा और उसे उजागर हुई काली शक्तियों से मलिवा को पुनर्जीवित करेगा और वो तमारा के रक्तहीन शरीर में वास करेगी। बड़ा ही भयानक तकदीर होगी तमारा की। अंधेरा होते होते मुखौटे के आह्वान के बीच मारिक्यो ने खलार को वो तलवार दी जो उन्होंने कोनान के पिता को मारते वक्त उससे हथियाई थी, क्योंकि जैसे उस मुखौटे को बब्बर कबीले की तलवार की वार से तोड़ा गया था, ठीक वैसे ही बब्बर तलवार से बहे रक्त से ही उस मुखौटे के चक्षु को भरा जाएगा और ऐसा होते ही उसके लता तंतु जीवित होकर हिलने लगे और खलार के मुंह के पास लाते ही उसका शिकंजा कसने लगा। खलार जोर जोर से अपनी पत्नी को नर्क लोक से आवाज देने लगा। तभी उसके सैनिक के वेश में खड़ा कोनान ने खलार पर प्रहार किया और उनमें द्वंद शुरू हो गया। इसी बीच उसने तमारा को भी आजाद किया, लेकिन मारिक्यो और तमारा के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें तमारा की मदद की गुहार सुनकर कोनान ने पीछे से आकर उसके हाथ काट डाले। नीचे गिरने से मारिक्यो की मौत हो गई। अब तमारा को पत्थरों के पुल से ले जाते वक्त पुल टूट गया। तमारा को नीचे गिरने से बचाने के लिए कोनान ने उसकी बाहें थाम ली। इसी समय खलार ने फिर से जोर जोर से मलिवा का आह्वान शुरू कर दिया। अब मलिवा की रूह तमारा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। तमारा बोली, मुझे मर जाने दो, मैं एक शैतान का पैमाना बनकर नहीं रहना चाहती। इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया, जैसे 20 साल पहले हुआ था। उसे आज फिर से किसी अपने को गंवाना होगा। उसकी तरफ आते खलार को देख कोनान ने दूसरी तरफ का पुल तोड़ दिया और वो नीचे उबलते लावा में भस्म हो गया और साथ उस मुखौटे की शक्तियां भी चली गई। तमारा वापस आ गई। दोनों तुरंत वहां से निकले और वो पूरी गुफा रेत के टीले की तरह ढह गई। कोनान तमारा को हिरकानिया छोड़ाया, जहाँ उसे पहुंचना था, जो उसके पूर्वज प्राचीन आखरौन का गढ़ है, और वो साइमेरियन अपने गांव लौट आया, अपने पिता की भूमि, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अपने पिता की तलवार थामे वो उस सांचे के सामने खड़ा है, जहाँ उन्होंने उसे इस तलवार को बनाते हुए सिखाया था और कहा था कि एक दिन ये तलवार तुम्हारी होगी जब तुम इसके सही हकदार बनोगे। पिता के आखिरी शब्दों को सोचते हुए ये कहानी बस यही खत्म हो जाती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।